अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की दूसरी किस्त, जिसका नाम है फिरौन की तबाही। अंबर को देवी ने बद्दुआ दी थी या दुआ कि वो कभी नहीं मरेगा। वक्त गुजरता चला जाएगा, लोग पैदा होंगे और बूढ़े होकर मर जाएंगे, कौमें उभरेंगी और हट जाएंगी, बादशाह तख्त पर बैठेंगे और एक एक करके तख्त छोड़कर कब्रों में दफन हो जाएंगे, मगर अंबर को मौत नहीं आएगी। वो हर हुकूमत में, हर अहद में, हर मकाम पर, हर बादशाह के दौर में जिंदा रहेगा। अगर वो कुछ खाना चाहे तो खा सकता है, पीना चाहे तो पी सकता है, मगर ना उसे कभी भूख लगेगी और ना प्यास। वो हमेशा जवान रहेगा, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, उसके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, उसकी कमर कभी नहीं झुकेगी, वो कभी नहीं बूढ़ा होगा, कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, आप इससे पहले वीडियो में सुन चुके हैं कि मिस्र का जिला वतन शहजादा अंबर अपने चचा फिरौन अखनातून और वालदा मलका नफरीती के कत्ल के बाद मिस्र से एक बहरी जहाज में सवार होकर भाग गया। देवी की आवाज़ ने उसे कहा था कि वो दरियाए नील के किनारे पहुंच जाए। वहां एक जहाज उसे तैयार मिलेगा जो उसे मिस्र से फरार होने में मदद देगा। अंबर दरिया पर पहुंच गया। वहां एक छोटा सा बागबानी जहाज उसका इंतजार कर रहा था। जहाज के कप्तान ने उसे जहाज पर सवार कराया। मल्लाह अपना काम कर रहे थे, किसी ने भी अंबर से बात ना की। अंबर ने जिस मल्लाह से भी कोई बात पूछी, वो जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर खामोश हो जाता। जहाज का कप्तान भी खामोश था और अपना काम कर रहा था। अंबर सोचने लगा, ये लोग कैसे हैं कि उससे कोई बात नहीं करते और अपने अपने काम में लगे हैं। जहाज खुले समुद्र में पहुंचा तो रात हो गई। अंबर ने सोचा कि सुबह उठकर वो जहाज के कप्तान से मिलकर ज़रूर पूछेगा कि ये जहाज किधर जा रहा है और मल्लाह उससे बात क्यों नहीं करते। रात को वो कुछ देर बागबानी जहाज के अरशे पर खड़ा समंदर की लहरों को अंधेरे में देखता रहा। फिर वो अपने छोटे से कमरे में जाकर फर्श पर कालीन बिछाकर सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे के गोल सुराख में से धूप अंदर आ रही थी। वो जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर ऊपर आया। पहली बात उसे ये महसूस हुई कि उसे भूख नहीं महसूस हो रही। हालांकि हर रोज़ सुबह उसे भूख लगती थी और वो नाश्ता करता, मगर उस रोज़ से भूख प्यास बिल्कुल नहीं महसूस हो रही थी। तबीयत भी हशाश बशाश थी। वो जहाज़ के अरशे पर आ गया। यहाँ एक भी मल्लाह नहीं था। वो जहाज़ के कप्तान के कमरे में गया। वहाँ हर चीज़ मौजूद थी, मगर कप्तान मौजूद नहीं था। वो भागकर नीचे गया जहाँ गुलाम हबशी कतारों में बैठे चप्पू चलाया करते। वो ये देखकर हैरान रह गया कि चप्पू समुद्र में अपने आप चल रहे थे, मगर हबशी मल्लाह एक भी नहीं था। अंबर को पसीना आ गया। ऐ मेरे खुदा, ये क्या माजरा है। उसने सारा जहाज़ घूम फिर कर देखा, वहाँ सिवाय उसके और कोई इंसान मौजूद नहीं था। तो क्या वो जहाज़ पर अकेला था? आखिर ये सारे मल्लाह और कप्तान कहाँ चले गए? रात को तो सब जहाज़ पर मौजूद थे। समंदर की लहरें बड़ी पुरसुकून थीं और जहाज़ के बादबान खुले थे और वह अपने आप किसी नामालूम मंजिल की तरफ समंदर में चला जा रहा था। अंबर सर को पकड़कर बादबान के लकड़ी के मोटे खंभे के साथ लगकर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ये रातों रात दुनिया कैसे बदल गई। उसे अपनी और वहाँ एक भी मल्लाह मौजूद नजर न आ रहा था। क्या देवी के बद्दुआ सच साबित हो रही है? क्या वो हमेशा के लिए जिंदा और गैर फानी हो गया था? वो उठकर बेचैनी के आलम में लकड़ी के फर्श पर टहलने लगा। वो कहाँ जा रहा था, किस तरफ जा रहा था? वो जहाज़ के कप्तान के कमरे में आ गया। उसने कुतुब नुमा को देखा। बादबानी जहाज़ जनूब मशरिक की तरफ बढ़ रहा था। इसका मतलब ये था कि वो बहुत जल्द अफ्रीका के किसी मुल्क के साहिल पर लगने वाला था। अचानक उसे चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर ऊपर अरशे पर आया। जहाज़ के ऊपर गिद्ध की शक्ल का एक बहुत बड़ा परिंदा पर फैलाए मंडला रहा था। वो रुक रुक कर बड़ी भयानक आवाज़ में चीख रहा था। अंबर बादबान के खंभे के साथ लगा उसे हैरत से देखता रहा। कुछ देर जहाज़ के ऊपर मंडलाने के बाद परिंदा समंदर के ऊपर उड़ता उड़ता गायब हो गया। अंबर नीचे आ गया। उसे भूख प्यास बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी उसने हाल आदत से मजबूर होकर अपने कमरे में जाकर जौ की सूखी रोटी मुर्गाबी के भुने हुए गोश्त के साथ खाई और कालीन पर लेटकर गौर करने लगा। उसके साथ कैसा वाक़या पेश आ रहा था। गौर करते करते उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब वो उठा तो शाम हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सारा दिन सोता रहा था। जहाज़ उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। समंदर पर रात के साए फैलने लगे थे। जहाज़ के बादबानों में हवा भरी थी और नीचे उसके चप्पू अपने आप चल रहे थे। कुछ देर वो अरशे पर खड़ा समंदर में सूरज का गुरूब होते देखता रहा। फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने मोम की शम्मा रोशन कर ली, जिसकी धुंधली रोशनी में वो बिस्तर पर लेटा गुजरे हुए ज़माने और आने वाले वक्त के बारे में गौर कर रहा था। जाने रात कितनी देर तक वो बिस्तर पर लेटा पहलू बदलता रहा। फिर वो गहरी नींद में खो गया।
सुबह दिन चढ़े वो उठा और अर्शे पर आकर एक बार फिर वो खड़ा होकर समंदर का नज़ारा करने लगा। समंदर का रंग मटियाला हो गया था। इसका मतलब ये था कि किसी दरिया का पानी उसमें शामिल होना शुरू हो गया था और वह ज़मीन के करीब पहुंचने वाला था। एक पहर गुजरने के बाद आसमान पर मुर्गाबियों ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये इस बात का इशारा था कि ज़मीन करीब है। दोपहर के बाद अंबर को दूर साहिल की लकीर नजर आई। जहाज़ धीमी रफ्तार के साथ साहिल समुंदर की तरफ अपने आप बढ़ रहा था। शाम तक अर्शे पर खड़ा दूर ज़मीन की काली लकीर को करीब आते देखता रहा। जब रात हो गई और वो थक गया तो नीचे अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। अकेले जहाज़ में उसे किसी वक्त खौफ भी महसूस होता। अगले रोज़ सूरज निकलने के बाद अंबर की आंख खुल गई। उसने मुर्गाबियों की आवाज़ें सुनी। वो लपक कर ऊपर अर्शे पर आ गया। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि उसका जहाज़ अपने आप रुक गया और कोई 2 फरलांग के फासले पर साहिल था, जहाँ नारियल के दरख्तों के झुंड धूप में चमक रहे थे। वो हैरान हो रहा था कि जहाज़ समुद्र में अपने आप कैसे खड़ा हो गया। उसने पानी में कश्ती उतारी, उसमें सवार होकर उसे खींचता हुआ साहिल की तरफ चल पड़ा। अपना झूला और तलवार उसने गले में लटका रखी थी। झूले में जौ की खुश्क रोटी का एक टुकड़ा था और फिरौने मिस्र के सोने के चंद सिक्के थे। साहिल पर पहुंचकर उसने कश्ती एक तरफ खींचकर किनारे के दरख्त से बांध दी। साहिल वीरान पड़ा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि जहां वो उतरा है वो किसी जजीरे का साहिल है या किसी नए मुल्क का किनारा। एक कच्चा रास्ता जंगल के बीच में से जा रहा था। उसे देखकर अंबर को मालूम हुआ कि वहां से लोग आते जाते रहे हैं। रास्ते पर घोड़ों के सुमों के निशान भी थे। अब वो बड़ा होशियार होकर चला जा रहा था, क्योंकि उसे कोई खबर नहीं थी कि वो जिस इलाके में जा रहा है वो दुश्मन का इलाका है या वहाँ आदमखोर हबशी रहते हैं। चलते चलते वो जंगल से बाहर निकल आया। अब उसके सामने किसी गांव की बस्ती का एक छोटा सा बाजार था, जहाँ नंग धड़ंग हबशी बच्चे मट्टी में खेल रहे थे। दुकानों पर स्याह फाम हबशी बैठे थे। काली काली हबशी औरतें चीज़ें खरीद रही थीं। अंबर बाजार में से गुजर रहा था। उसने महसूस किया कि लोग उसके मिस्री लिबास को अजीबो गरीब निगाहों से देख रहे थे। 2-4 बच्चे उसके नीले रंग के लंबे कुर्ते को देखकर उसके पीछे तालियां बजाने लगे। अंबर कुछ घबरा गया और एक दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस दुकान पर तीर कमान बिक रहे थे। अंबर ने देखा ये तीर कमान किसी सुनहरी धात के थे, जबकि मिस्र में जहाँ से वो आ रहा था स्याह धात के तीर कमान इस्तेमाल होते थे। वो इसी उधेड़ बुन में था कि हबशी दुकानदार ने अपनी ज़बान में कुछ पूछा। अंबर वो ज़बान समझ न सका। अंबर ने इशारों में तीर कमान की कीमत पूछी। दुकानदार ने हाथ से कुछ इशारा किया। अंबर ने जेब से सोने के चंद सिक्के निकालकर उसके आगे रख दिए ताकि उसे जितने सिक्कों की ज़रूरत हो वो ले ले। दुकानदार ने सिक्कों को देखकर हैरान हुआ। उसने फ़ौरन आवाज़ देकर साथ के दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया। सभी सोने के सिक्कों को हैरानी से देखने लगे। आखिर एक बूढ़ा हबशी आगे बढ़ा और उसने टूटी फूटी पुरानी कप्ती ज़ुबान में अंबर से पूछा, ये सिक्के तुमने मिस्र के कौन से अहराम से खोदे हैं? अंबर ने कहा कि वो तो अभी 2 रोज़ पहले मिस्र से सिक्के जेब में डालकर चला है। उसने किसी अहराम से नहीं खोदे, बल्कि अपने घर से लिए हैं। बूढ़ा आदमी सख्ते में आ गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये सोने के सिक्के तो आज से 1000 बरस पहले मिस्र के फिरौन अखनातून के ज़माने में चला करते थे। अंबर पर गोया बिजली सी गिरी। तो क्या वो 1000 साल आगे निकल आया है? क्या उसके चचा फिरौन अखनातून और वालदा मलका नफरीती को मरे 1000 साल गुजर चुके हैं? वो इसी हैरानी में था कि हबशी बूढ़ा बोला, ऐ नौजवान मिस्री, तुम कहाँ से आ रहे हो? मिस्र के शहर थीबस से। वहाँ मेरा घर है। मगर मिस्र के शहर थियस को तबाह हुए 1000 साल गुजर चुके हैं। उसके तो महज खंडरात अभी बाकी हैं। अब तो मिस्र का दारुल सल्तनत मेमज शहर है। अंबर को जैसे चक्कर आ गया। वो एक पत्थर पर बैठ गया। दुकानदार उसे ताज्जुब से देख रहे थे। बूढ़े हबशी ने कहा, तुम मिस्र के शहर से कब रवाना हुए थे? मैं परसों बदबानी जहाज़ पर बैठकर वहाँ से चला था। तुम्हारा जहाज़ कहाँ है? समंदर के किनारे खड़ा है। बूढ़े हबशी ने उस वक्त कुछ लोगों को समंदर की तरफ दौड़ाया कि जाकर दरियाफ्त करो, समंदर के किनारे कोई जहाज़ खड़ा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आकर बताया कि समंदर तो दूर दूर तक खाली है, वहाँ कोई जहाज़ तो क्या एक कश्ती भी नहीं। अंबर ने कहा, मगर मैं तो अभी अभी जहाज़ को समुद्र के किनारे छोड़ कर आया हूँ। बूढ़े हबशी ने महसूस किया कि नौजवान मिस्री का दिमाग ठिकाने नहीं। उसने अंबर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ बैठकर तरबूज का ठंडा पानी पियो। शायद तुम्हारे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं परसों मिस्र के शहर थीबस से बादबानी जहाज़ में बैठकर चला था। वहाँ मेरे चचा फिरौन अखनातून को सिपा सलार ने कत्ल कर दिया था। और सारे दुकानदार कहका लगाकर हंस पड़े। बूढ़े हबशी ने कहा, ऐ नौजवान, तुम्हारे पागल होने में अब कोई शुबा नहीं रह गया, क्योंकि अखनातून और उसकी मलका नफरीती को कत्ल हुए 1000 साल गुजर चुके हैं। उनकी कब्रें भी अब अहराम के अंदर पुरानी हो गई हैं। जिस सिपा सलार कहरमान ने उन्हें कत्ल करके तख्त पर कब्जा किया था,
उसकी हड्डियां भी कब्र में गल सड़ गई हैं। अंबर ने हैरत ज़दा होकर पूछा, तो मिस्र पर किसकी हुकूमत है? अबू संबल के पड़पोते की, जो एक कमज़ोर हुक्मरान है और अशूरी हमलावरों की जद में रहता है। मिस्र की हुकूमत कमज़ोर होकर जवाल की तरफ जा रही है। अंबर को यकीन हो गया कि देवी की बददुआ सच हो गई है और बादबानी जहाज़ में सफ़र करते करते वो 1000 साल आगे निकल आया है। सब लोग मर खप गए हैं, मगर वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहता था। इतने में बाजार में शोर मचा और लोग भागकर इधर उधर हो गए। एक घुड़सवार फौजी लिबास में वहां कर रुक गया। यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़े हबशी ने झुककर कहा, ए मौज़िज़ सरदार, ये नौजवान कहता है कि ये फ़िरौन अखनातून के मिस्र से आया है। हालांकि फ़िरौन अखनातून को मरे 1000 साल गुजर चुके हैं। उसके पास फ़िरौन अखनातून के दौर के सोने के सिक्के भी हैं, जो आजकल यहाँ कहीं नहीं जलते। हबशी सरदार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पहले अंबर को सर से लेकर पांव तक घूरा और फिर कहा, इसका लिबास भी 1000 बरस पुराने मिस्र का है। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? अंबर। तुम कौन हो? मैं मिस्र का शहजादा हूँ। अखनातून मेरा चचा है और मलका नफरीती मेरी वालदा। सब लोग कहका लगाकर हंस पड़े। सरदार ने हाथ उठाकर कहा, खामोश। चारों तरफ खामोशी छा गई। सरदार ने कहा, सोने के सिक्के मुझे दिखाओ। अंबर ने सोने के सिक्के सरदार को दिए। सरदार सिक्कों को हथेली पर लेकर गौर से देखने लगा। सिक्के बिल्कुल नए और चमकीले थे और ऐसा लगता था कि अभी अभी शाही खजाने से निकाले गए हैं। खुदाई में निकले हुए सिक्के स्याह पड़ चुके होते हैं। सरदार भी चक्कर में आ गया। उसने पूछा, तुम मिस्र से यहाँ कब पहुँचे हो? अपने बादवानी जहाज़ पर। तुम्हारा जहाज़ कहाँ खड़ा है? मैं जहाज़ को साहिल समुंदर पर छोड़ कर आया था, मगर ये लोग अभी समंदर देख कर आए हैं और कहते हैं कि वहाँ कोई जहाज़ नहीं। मैं खुद हैरान हो सकता हूँ कि ये कैसा हुआ। बूढ़े हबशी ने कहा, मौज़िज़ सरदार, समुंदर खाली है, वहाँ कोई जहाज़ नहीं। मालूम होता है कि इस नौजवान के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। सरदार ने अंबर की नब्ज़ देखी और कहा, तुम्हें बुखार मालूम होता है? अंबर ने कहा, मैं खुद हकीम हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। फिर तुम ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है कि तुम 1000 साल पीछे से जिंदा सलामत चले आ रहे हो? ये हकीकत है मौज़िज़ सरदार, मैंने जहाज़ ही में 1000 साल अबूर कर लिए हैं। लोगों ने फिर कहके लगाया और अंबर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सरदार ने लोगों को चुप कराते हुए अंबर से कहा, मेरे साथ आओ नौजवान, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और इस बस्ती में तुम्हें मेरी हवेली के सिवा और कहीं आराम नहीं मिल सकता। हबशी सरदार अंबर को साथ लेकर अपनी हवेली में आ गया। सरदार की हवेली उस बस्ती के किनारे पर मौजूद थी। उसके इर्द गिर्द जैतून और खजूर के दरख्तों का बड़ा घना और खूबसूरत बाग था, जहाँ स्याह पत्थर के तख्त बिछे हुए थे। सरदार अंबर को अपने कमरे में ले गया, जहाँ दीवारों पर तलवारें और नेज़े सजे हुए थे। फर्श पर हसीन और कीमती ईरानी कालीन और अरबी रेशम की चादरें बिछी थीं। सरदार ने पूछा, क्या खाओ पियोगे? मुझे ना भूख है ना प्यास। सरदार हंस पड़ा। उसने ताली बजाई। एक हबशी खादमा चांदी के तश्त में ताज़ा कटा हुआ रसदार तरबूज और खजूरें लेकर अंदर आई और उनके दरमियान रखकर वापस चली गई। सरदार ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, और ये 1000 साल पुराने सोने के सिक्के तुमने कहाँ से हासिल किए हैं? अंबर ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सच सच बता दी। सरदार गहरी सोच में डूब गया। उसे अंबर की बातों से साफ मालूम हो रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, मगर ये क्यों कर हो सकता था कि वो 1000 साल से जिंदा है और उसे मौत नहीं आई? उसके बावजूद वो अंबर की बातों पर यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में रहते हुए 1000 साल जिंदा नहीं रह सकता। सरदार ने कहा, अंबर तुम आराम करो, शायद नींद करने से तुम्हारे दिमाग पर अच्छा असर पड़े। अब अंबर ने पूछा, इस मुल्क का नाम क्या है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ? सरदार ने कहा, तुम इस वक्त मुल्क अफ्रीका में हाँ, और यहाँ हैनीबाल की हुकूमत है। मैं सूबे के गवर्नर का भांजा हूँ और इस बस्ती का सरदार हूँ। मिस्र में फ़िरौनों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त वहाँ खाना जंगी हो रही है। अबू संबल के पड़पोते फ़िरौन को लोग कत्ल करने की फ़िक्र में हैं। हमारा बादशाह हैनीबाल मिस्र पर हमला करने ही वाला है, फिर मिस्र पर हमारी हुकूमत होगी। अंबर ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता। सरदार हंस पड़ा। तुम हमारे लिबास और अपने लिबास को देखो, अपनी ज़ुबान और हमारी ज़ुबान को समझो, अपने सोने के सिक्कों और हमारे चमड़े के सिक्कों को देखो, अपनी पुरानी भद्दी तलवार और हमारी तलवार और तांबे की धात के तीर कमान को देखो। क्या तुम्हें इन सब में 1000 साल का फ़र्क दिखाई नहीं देता? शायद तुम ठीक कहते हो सरदार। अच्छा तुम अब आराम करो, बाद में बातें करेंगे सुबह। सरदार चला गया। अंबर अकेला बिस्तर पर लेटकर गौर करने लगा कि खुदा जाने अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। वो हमेशा के लिए ज़िंदा तो कर दिया गया है, अब ये मालूम नहीं कि उसे तारीख के किस किस दौर में से कौन कौन सी मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए गुजरना होगा।
इस बात का उसे यकीन था कि उस पर एतबार कोई नहीं करेगा, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो उसी मुल्क के लोगों का भेष बदलेगा और किसी से अब नहीं कहेगा कि वो 1000 साल से जिंदा है। हबशी सरदार सारी रात गौर करता रहा। उसे मालूम था कि अफ्रीका का बादशाह हैनिबाल मिस्र पर हमला करके उसे फतह करना चाहता है। अगर सरदार इस सिलसिले में हैनिबाल की मदद करे तो वो फ़ौज में आला मकाम हासिल कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी था कि अंबर को इस्तेमाल किया जाए। मिस्र के बारे में अंबर की मालूमात से फ़ायदा उठाया जाए और उसे मिस्र के ताज़ा तरीन हालात मालूम करने के लिए उसे जासूसी कराई जाए। सरदार ने फैसला कर लिया कि वो अंबर को साथ लेकर बादशाह हैनिबाल के दरबार में जाएगा। सुबह उठकर उसने अंबर के साथ नाश्ता किया और कहा, अंबर, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे मुल्क में आए हो तो तुम्हारी मुलाकात बादशाह हैनिबाल से करवाई जाए। वो तुमसे मिलकर यकीनन खुश होगा। क्या तुम हमारे बादशाह से मिलना चाहते हो? क्यों नहीं, ज़रूर मिलूंगा। अंबर ने सोचा कि अब उसे अपने आप को तारीख के धारे के हवाले कर देना होगा। जो होगा देख जाएगा। वैसे भी उसकी ख्वाहिश थी कि एक मामूली से मुसाफिर की तरह एक सरदार की हवेली में पड़ा रहने से बेहतर है कि दरबार में कोई आला मकाम हासिल किया जाए। आखिर वो मिस्र का शहजादा है। वो घटिया दर्जे के माहौल में हरगिज़ नहीं रह सकता। सरदार ने उसके दिल की बात कही थी। वो तो चाहता था कि बादशाह तक रसाई हासिल करे। सरदार ने खुश होकर कहा, बस ठीक है, हम कल ही दारुल हुकूमत एलाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। दूसरे दिन सरदार अपने मुहाफिज और अंबर को साथ लेकर एलाम की तरफ चल पड़ा। एलाम अफ्रीका की उस बस्ती से 3 दिन की मुसाफत पर था। आला नस्ल के ताज़ा दम अरबी घोड़ों पर सवार सरदार और अंबर ने यह सफ़र 2 दिन और दोपहर में तय कर लिया। तीसरे रोज़ उन्हें दूर से एलाम शहर की फसील नजर आने लगी। एलाम का शहर बहुत बड़ा था। उसके इर्द गिर्द एक बड़ी मजबूत और चौड़ी फसील थी जिसके 4 दरवाजे थे। फसील के इर्द गिर्द पानी से भरी हुई एक गहरी खाई चली जाती थी। फसील के बुर्जों पर हर वक्त पहरेदार मौजूद रहते। एलाम के अंदर बादशाह हैनिबाल का शानदार महल था। शहर के बड़े दरवाजे से दाखिल होते हुए पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। सरदार ने उन्हें अपनी शाही अंगूठी दिखाई तो पहरेदारों ने अदब से सर झुका दिया और बिगल बजाकर सरदार का खैर मकदम किया। अंबर बड़ी शान के साथ सरदार के हमरा शहर में दाखिल हो गया। शहर में हर तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। लोग जरक बरक लफाज में मलबूस थे और खुशहाल दिखाई दे रहे थे। दुकानों के अंदर मुश्क अंबर, कीमती जवाहरात, चांदी के बर्तनों और किस्म किस्म का सामान भरा पड़ा था। कारवां सराओं के बाहर सिपाही मजदूरों लकड़ी के तख्तों पर बैठे फलों का रस पी रहे थे। एक बाजीगर चौक के बीच में रस्सी ताने उस पर रक्स कर रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। मंदिर में ढोल पीटे जा रहे थे। अंबर ने सरदार से पूछा, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? सरदार ने कहा, हम लोग देवता मरदूक की परस्तिश करते हैं जिसने हमारे लिए पानी बनाया, जो हमारी गाय भैंसों को दूध देता है। अंबर ने पूछा, क्या मरदूक खुद चल फिर सकता है? सरदार ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा और कहा, ए नौजवान, हमारे मुकद्दस देवता के बारे में ऐसी बात जुबान से मत निकालो। मरदूक हमारा देवता है। वो अगरचे मंदिर में उसका एक बुत है मगर वो जो चाहे कर सकता है। अंबर खामोश रहा। वो सरदार के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि वो किसी भी पत्थर के बुत को खुदा मानने पर तैयार नहीं था। वो जिस माँ का बेटा था उसने सिर्फ एक और वाहिद खुदा की पूजा की थी और कल तक अंबर भी उसी खुदा की पूजा करता आया था जो तमाम ज़मीन व आसमान का मालिक है। मगर उस वक्त मुनासिब यही था कि वो अहले इलाम के मरदूक देवता के बारे में कुछ ना कहे। सरदार एक शानदार हवेली की डेवड़ी में आ गया। नौकरों ने आगे बढ़कर घोड़े थाम लिए। सरदार अंबर को साथ लेकर एक निहायत सजे हुए पुरतकल्लफ कमरे में आ गया। यहाँ दीवारों पर बेशकीमती कालीन, हिरन और शेर की खालें लटक रही थीं। ज़मीन पर कम ख्वाब का फर्श बिछा था। चांदी की तबाइयों पर रंगीन सुराहियों में अंगूर का रस भरा हुआ था। जगह जगह दीवार गिरों में चांदी के शम्हादान रखे थे जिनमें जैतून का तेल पड़ा था। उस रात सरदार ने अंबर के एजाज़ में दावत दी और शहर के मोअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया। सरदार ने उन सब से अंबर का तारुफ करवाते हुए कहा, यह मेरा एक दोस्त और बहादुर शाही सरदार है। वो अंबर को मिस्र का बादशाह ज़ाहिर नहीं करना चाहता था क्योंकि एलाम में लोग मिस्रियों को अपना दुश्मन ख्याल करते थे और उन सब को मालूम था कि बादशाह हैनिबाल मिस्र पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा है। दावत में कई भैंसे, हिरन, मोर, खरगोश, नीलगाय और ज़राफ़े ज़बह किए गए। दस्तरख्वान पर हर किस्म का भुना हुआ गोश्त, तरह तरह का फल, खुश्क बादामों के आटे की रोटी और अंगूरों का रस मौजूद था। दावत जारी थी। हर तरफ एक शोरो गुल मचा था कि सरदार अंबर को साथ लेकर हवेली के बाग में आ गया। संगे मरमर के हौज़ में सुर्ख मछलियां तैर रही थी और फवारे चल रहे थे।
सरदार ने कहा, अंबर बादशाह से कल मुलाकात होगी। मैंने ज़िले हुमाशा अफ्रीका हैनिबाल को पैगाम भिजवा दिया है। और सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से शाम के एक सरदार का बहादुर बेटा कहकर मिलवाऊंगा। याद रखो, बादशाह को ये किसी सूरत मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम मिस्री हो। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि तुम मिस्र के शाही दरबार में कुछ अरसा गुजार चुके हो। अंबर ने कहा, सरदार, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि बादशाह पर जाहिर ना हो कि मैं मिस्र का शहजादा हूँ तो ऐसा नहीं होगा। इसमें तुम्हारी भलाई है अंबर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हैनिबाल के दरबार में एक आला मकाम दिलवाऊँ। क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं कि तुम शाही लिबास पहनकर बादशाह के दरबार में बैठो? ज़रूर, मैं तो यही चाहता हूँ, बल्कि मेरी तो शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि दरबार में रहूँ। मैं हमेशा बादशाह के दरबार से वाबस्ता रहा हूँ। तो फिर मैं जिस तरह कहता हूँ उस पर अमल करना। रब मरदूक ने चाहा तो तुम्हें बहुत जल्द दरबार में वो मकाम हासिल कर लोगे कि बड़े बड़े दरबारी तुम पर रश करेंगे। फिक्र ना करो सरदार, मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक आगे चलूँगा। तुम जो कुछ कहोगे उसी पर अमल करूँगा। शाबाश अंबर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और फिर तुम्हारी भलाई भी इसी में है। कल हम शाही दरबार में चलेंगे। बेशक। दूसरे दिन सरदार ने अंबर को बड़ा कीमती और शानदार लिबास पहनाया। खुद भी शाही खिलत ज़ेब तन की और सजे सजाए घोड़ों पर सवार होकर शाही महल की जानिब चल पड़ा। शाही महल की शहर के दरमियान में एक ऊंचे टीले पर वाक़या था। संगे मरमर की सीढ़ियों वाला रास्ता महल के बड़े दरवाजे तक जाता। दरवाजे पर दरबार ने उन्हें रोका। सरदार ने अपनी शाही अंगूठी दिखाई तो दरवाज़ा खोल दिया गया। अब वो महल की चारदीवारी में दाखिल हो चुके थे। ये महल मिस्र के बादशाहों के महल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। महल के सतून तिकोने थे और मेहराबें भी तिकोन की शक्ल में थी। सारे का सारा महल सुर्ख पत्थर का बना हुआ था और इस पर किसी किले का गुमान होता। सरदार अंबर को साथ लेकर दरबार के बड़े हाल में आ गया। यहाँ दरबारियों ने सरदार से मुलाकात की। सरदार ने तमाम दरबारियों से अंबर का ये कहकर तारुफ करवाया कि वो शाम के एक सरदार का बेटा है और बादशाह सलामत की कदम बोसी का शर्फ हासिल करने आया है। यकीनन ये शाही नौजवान हमारे अजीम तरीन शहनशाह से मिलकर खुश होगा। अंबर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे शहनशाह ज़िले हुमा की मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। सरदार बहुत खुश हुआ कि अंबर ठीक उसकी हिदायत के मुताबिक अमल कर रहा था। इतने में सारा महल तबल और ताशों की तेज़ आवाज़ों से गूंज उठा। उसके साथ ही सारे दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से सर झुकाए खड़े हो गए। सारे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। जहाँ एक पल पहले इतना शोर के कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती, वहाँ अब ऐसी खामोशी छा गई कि अगर एक तिनका भी गिरे तो उसकी आवाज़ आ जाए। मालूम हुआ कि बादशाह सलामत हैनिबाल तशरीफ़ ला रहे हैं। लंबे तड़ंगे फौजियों सिपाहियों का एक दस्ता हथियारों से लैस दरबार में दाखिल होकर तख्त के पीछे खड़ा हो गया। उसके साथ ही अफ्रीका का जाबिर और संगदिल बादशाह हैनिबाल दरबार में दाखिल हुआ। वो फौजी लिबास में था। तलवार उसके पहलू में लटक रही थी। उसके सर पर सोने का ताज था। बाजुओं पर सोने की जंजीरें चढ़ी हुई थी। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी थी। घनी स्याह दाढ़ी मूछों में चेहरा तांबे की तरह चमक रहा था। आंखें सुर्ख चीते की मानंद थी। वो आगे बढ़कर संग सुर्ख की सीढ़ियाँ चढ़ता तख्त पर बैठ गया। उस तख्त पर दुनिया जहान के कीमती हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। उसने हाथ का इशारा किया और एक बूढ़े दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, हजूर का साया रियाया पर सलामत रहे। ज़िले हुमा की बरकत से रियाया खुशहाल रहे। तमाम दरबारियों ने सर झुकाकर कहा। फिर वज़ीर दरबार ने आगे बढ़कर सोने की थाली में रखा हुआ मरदूक के मंदिर का मुकद्दस जैतून का तेल बड़े पुजारी की तरफ बढ़ा दिया। बड़े पुजारी ने आगे बढ़कर सजदा किया और बादशाह के कदमों पर मुकद्दस तेल का निशान लगा दिया। फिर वो उसी तरह उल्टे पांव वापस आकर एक तरफ चुपचाप सर झुकाए खड़ा हो गया। वजीर दरबार चमड़े की दस्तावेज खोलकर कुछ पढ़ने लगा कि हैनिबाल ने बुलंद आवाज में कहा, हमारे भांजे सरदार गिमात को पेश किया जाए। सरदार दरबारियों की कतार में से बाहर निकल आया। उसने तख्त के पास जाकर दोबारा झुककर हैनिबाल को सजदा किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हैनिबाल ने पूछा, गिमात, वो शामी नौजवान कहाँ है जिसको तुम हमसे मिलाने लाए हो? खिदमत अक्सस में हाजिर है आलीजा, उसे पेश करो, जो हुक्म आलीजा। उसके साथ ही सरदार ने इशारा किया। अंबर शानदार शाही लिबास में मलबूस आगे बढ़ा और बादशाह को 3 बार सलाम करके हाथ आगे बांधकर खड़ा हो गया। दरबार में एक सकता सा छा गया। अंबर ने बादशाह को सजदा नहीं किया था। वजीर जंग ने आगे बढ़कर अंबर की गर्दन को झुकाना चाहा, मगर हैनिबाल ने हाथ उठाकर कहा, इसे मजबूर ना किया जाए। दरबार में सन्नाटा तारी हो गया। हैनिबाल ने पूछा, ए नौजवान, तुम कहाँ से आए हो? अंबर ने सरदार के रटे रटाए फिक्रे दोहरा दिए। हैनिबाल तख्त से उतर कर अंबर के करीब आ गया। अंबर ने देखा कि हैनिबाल एक हट्टा कट्टा तनोमंद आदमी है। वो बादशाह कम और सिपाही ज़्यादा दिखाई देता।
اس کے چہرے سے سنگ دلی اور ظلم ٹپک رہا تھا۔ ہینیبال نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ امبر کی رگوں میں بھی شاہی خون گردش کر رہا تھا۔ اگر وہ بھی شاہی خاندان سے نہ ہوتا تو شاید ہینیبال کی خوفناک نظروں کو برداشت نہ کر سکتا، مگر شہزادہ ہونے کی وجہ سے وہ دربار میں ایک سنگ دل اور جابر حکمران بادشاہ کے سامنے بڑے وقار اور جرت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہینیبال نوجوان امبر کی جرت اور پروکار شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، تمہاری نیلی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم شام کی مصری سرحد کے قریب رہنے والے ہو۔ یہ سوال بڑا ہی خطرناک تھا۔ سردار نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ نہ جانے امبر اس کا کیا جواب دے، مگر امبر بادشاہوں کے مزاج اور دربار کی سیاست کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے فرعون کا عظیم الشان سازشوں والا دربار دیکھا تھا۔ ہینیبال کا دربار اسے ڈرا نہیں سکتا تھا۔ اس نے جھٹ کر کہا، جہاں پناہ آپ کا اندازہ درست ہے۔ میرے والد صاحب کے دادا شام کی مصری سرحد کے قریب کے رہنے والے تھے۔ ہینیبال نے اچانک غصے میں آ کر کہا، مگر تم مصری نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ امبر نے جھٹ کہا، میں مصری نہیں ہوں والجا۔ مصریوں نے میرے آباء و اجداد کو قتل کر کے ان کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا۔ میں تو مصریوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں۔ ہینیبال نے خوش ہو کر کہا، شاباش شاباش، ہمیں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھانجے نے تمہاری بہت تعریف کی تھی۔ تم دربار کے بعد مجھے آ کر ملنا۔ امبر نے سر جھکا کر کہا، جو حکم والجا۔ دربار برخاست ہو گیا۔ ہینیبال چلا گیا۔ درباریوں نے امبر اور سردار کو گھیر لیا اور امبر کی داد کی جرت دینے لگے۔ شام کو سردار ہینیبال کے خاص محل میں آ گیا۔ ہینیبال کمرے کے وسط میں کھڑا زمین پر بنا ہوا جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سردار بھانجے کو اندر آتے دیکھا اور پھر بڑے غور سے نقشے کو دیکھنے لگا۔ اچانک سردار کی طرف پلٹ کر بولا، کیا یہ شامی سردار کا بیٹا مصر کے درباریوں سے واقف ہے؟ جہاں پناہ یہ نوجوان اپنے باپ کے ساتھ کئی برس فرعون کے دربار میں رہا ہے۔ ہینیبال نے زمین پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے کہا، پھر تم اسے کیوں نہیں مصر روانہ کرتے؟ کیا تمہیں اس پر بھروسہ ہے؟ سردار نے کہا، پورا بھروسہ ہے جہاں پناہ۔ ہینیبال بولا، اچھا، اگر اس نے غداری کی تو میں مصر پہنچ کر اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا علم پناہ، اسے آپ سے عقیدت ہے۔ سردار نے یقین دلایا، ٹھیک ہے، اسے کل زر و جواہرات دے کر مصر روانہ کر دو اور کہو کہ مصری فوج کی پوری تعداد اور منجنیکوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر کے جلدی میرے پاس آئے۔ جو حکم عالم بنا۔ سردار نے جھک کر سجدہ کیا اور واپس اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ یہی سوچتا آ رہا تھا کہ اگر امبر نے پوری جاسوسی کی تو ہینیبال کی فتح یقینی ہوگی اور اسے ضرور کوئی بڑا عہدہ انعام میں مل جائے گا۔ سردار اسی عہدے کے لالچ میں امبر کو مصر میں جاسوسی کرنے بھیج رہا تھا۔ امبر اس لیے مصر جانے پر راضی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر دعا پڑھنے کے علاوہ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی 1000 برس گزر چکے ہیں اور تھیبس کا شہر تباہ ہو کر کھنڈر بن چکا ہے۔ رات کو سردار اپنے ساتھ امبر کو ایک قہوہ خانے میں لے گیا۔ یہ قہوہ خانہ شہر الام کے مشرقی دروازے کے پہلو میں تھا۔ یہاں لوگ لکڑی کی چوکیوں کے ارد گرد بیٹھے قہوہ پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ کہیں کوئی سپاہی جنگ میں دشمن کے ساتھ اپنی بہادری کی کہانی سنا رہا تھا تو کہیں کوئی بیوپاری دوسرے تاجر سے کاروبار کی باتیں کر رہا تھا، کہیں کوئی ملاح سمندر کے عجیب و غریب واقعات سنا رہا تھا۔ قہوہ خانے کے اندر ہلکا ہلکا شور سا مچ رہا تھا۔ سردار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر قہوہ خانے کا مالک لپک کر آگے بڑھا اور اس نے جھک کر سلام کیا۔ اگر حضور پسند فرمائیں تو میں سیاہ انگوروں کی بیل کے نیچے تخت بچھا دوں۔ سردار نے کہا، ہاں وہی مناسب رہے گا، یہاں شور ہے، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو حکم حضور۔ قہوہ خانے کے مالک نے اسی وقت قہوہ خانے کے پیچھے میں سیاہ انگوروں کے باغ میں مشل جلا کر سنگ سرخ کا تخت بچھا دیا اور اوپر خرطوم کا سفید کھیس ڈال دیا۔ امبر اور سردار وہاں بیٹھ گئے۔ قہوہ آ گیا اور وہ قہوہ پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ امبر نے قہوے کی تعریف کی اور کہا کہ الام میں قہوہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ سردار نے اسے بتایا کہ جنوبی افریقہ اپنے لذیذ اور خالص قہوے کے لیے مشہور ہے۔ اس کے وہ بعد ہینیبال کے دربار کی باتیں کرنے لگے۔ امبر ہینیبال کی مردانہ وجاہت اور اس کی سپاہیانہ شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ سردار نے مناسب موقع دیکھ کر بات شروع کرتے ہوئے امبر کو بتایا کہ ہینیبال چاہتا ہے کہ وہ مصر جا کر وہاں سے کچھ ضروری معلومات لے کر آئے۔ ہینیبال مصر پر آخری اور فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مصری فوج اور منجنیکوں کی تعداد کے بارے میں مکمل تفصیل جاننا چاہتا ہے۔ امبر کو معلوم تھا کہ سردار اس سے یہی بات کرے گا اور وہ مصر جا کر معلومات فراہم کرنے کے لیے ذہنی طور پر راضی بھی تھا، کیونکہ مصر کے فرعون نے اس کی والدہ اور چچا کو قتل کر کے اس کے خاندان کی بنیاد ڈالی تھی جو آج وہاں حکمران تھا۔ امبر چاہتا تھا کہ اس خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے
تاکہ وہ اپنی والدہ کے قتل کا انتقام لے سکے۔ پھر بھی وہ سردار پر یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ جاسوسی کرنے کی خاطر صرف اسی کی وجہ سے راضی ہو رہا ہے۔ معزز سردار، جاسوسی اچھا کام نہیں، اس نے کہا، لیکن میں تمہاری خاطر یہ کام کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے پر تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اگر میری معلومات درست ثابت ہوئیں تو میں ہینیبال کے دربار میں ایک عہدہ طلب کرنے میں حق بجا نبھاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دربار میں عہدہ دلواؤں گا، تو پھر میرے مصر پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ سردار بہت خوش ہوا کہ امبر نے بہت جلد اس کی بات مان لی، ورنہ اسے خیال تھا کہ امبر شاید مصری ہونے کی وجہ سے جاسوسی کرنے پر آمادہ نہ ہو، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ امبر تو مصر کے شاہی خاندان سے اپنی والدہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سردار نے اسی روز امبر کے مصر کی طرف کوچ کرنے کا بندوبست کر دیا۔ امبر کے ساتھ اس نے 6 سواروں کا ایک دستہ کر دیا، جن کا فرض تھا کہ وہ امبر کو اپنی حفاظت میں مصر کی سرحد پر پہنچا کر واپس آ جائیں۔ منہ اندھیرے یہ چھوٹا سا قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اعلام شہر سے مصر کی سرحد 7 دن رات کی مسافت پر تھی۔ دن کے وقت یہ لوگ سفر کرتے اور رات کو کوئی مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال لیتے۔ چھٹے روز شام کے وقت یہ لوگ صحرا میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک آسمان پر دھند سی چھا گئی، ہوا بند ہو گئی اور حبس سا ہو گیا۔ سپاہیوں نے فوراً ایک جگہ ریت میں خیمے لگا دیے۔ امبر نے سفر جاری رکھنے کے لیے کہا تو سپاہی نے کہا، سردار، بڑا زبردست آندھی کا طوفان ہے، اگر ہم نے خیموں میں پناہ لا لی تو ہم ریت کے تودوں میں دب کر رہ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی وہ بمشکل خیمے کے اندر گھس کر لیٹنے میں ہی پائے تھے کہ آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ یہ آندھی اس قدر شدید تھی کہ خیموں کے باہر ہزاروں شیر دھاڑتے محسوس ہو رہے۔ ساری رات آندھی چلتی رہی۔ سپاہی خیموں کو ہاتھوں اور پاؤں سے تھامے رہے۔ ہر لمحے یہی فکر رہتا کہ ابھی خیمہ اڑ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی تیز آندھی میں باہر نکل کر خیمے کے اوپر پڑی ہوئی ریت صاف کر دیتے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یقیناً ریت کے ٹیلے تلے دب کر رہ جاتے۔ رات کے پچھلے پہر طوفان تھم گیا، آسمان ایک دم صاف ہو گیا۔ انہوں نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا، صحرا کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جہاں پہلے ٹیلے تھے وہاں صحرا تھا، اور جہاں پہلے صحرا تھا وہاں ٹیلے کے بڑے بڑے ٹکڑے نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے خیمے اکھاڑ کر گھوڑوں پر رکھے اور ستاروں کی رہنمائی میں سفر شروع کر دیا۔ صبح کو سورج نکلا اور رات بھر کی شبنم میں بھیگی ٹھنڈی ریت ایک پہر دن گزرنے کے بعد انگاروں کی طرح گرم ہونا شروع ہو گئی، مگر انہوں نے پاؤں کے گرد چمڑا لپیٹ رکھا تھا اور سروں پر دھوپ سے بچنے کے لیے امامے باندھ رکھے تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے ایک نخلستان میں پڑاؤ کیا۔ یہ نخلستان صحرا کے بیچ میں جنت کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ کھجوروں کے جھنڈ کی ٹھنڈی چھاؤں میں چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس چشمے کا پانی بے حد ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ انہوں نے خود بھی جی بھر کر پیا اور گھوڑوں کو بھی نہلا کر پانی پلایا۔ تیسرے پہر جب دھوپ ڈھلنے لگی تو وہ ایک بار پھر تازہ دم ہو کر اپنے سفر پر نکل گئے۔ ساری رات وہ صحرا میں ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں سفر کرتے رہے۔ ستارے آسمان پر بڑے بڑے ہیرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سپاہی تاروں کی رہنمائی میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ چنانچہ جب رات ڈھل گئی اور آسمان پر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تو انہیں دور ملک مصر کے احرام دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مصر کی سرحدوں میں داخل ہونے والے تھے۔ سرحد کے پاس آ کر سپاہیوں نے امبر کو خدا حافظ کہا اور واپس اعلام کی سمت مڑ گئے۔ امبر ملک مصر کی سرحد پر اکیلا کھڑا تھا۔ یہ وہ ملک تھا جس کی آب و ہوا میں پل کر جوان ہوا تھا اور جس کے ایک فرعون نے اس کی والدہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اگر اس نے فرعون کے خاندان سے انتقام نہ لیا تو اس کی ماں اور نیک دل چچا کی روح تڑپتی رہے گی۔ مصر کی سرحد میں وہ 1000 سال کے بعد داخل ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں کتنے ہی فرعون مصر کے تخت پر بیٹھ کر مر کھپ گئے تھے۔ اس وقت مصر کے تخت پر ابو سمبل کا پڑپوتا بیٹھا تھا۔ وہ ایک کمزور اور عیش پسند نوجوان تھا۔ اپنے آرام کی خاطر وہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کروا دیتا۔ ہر طرف خانہ جنگی کا سما تھا۔ مصر کی سلطنت دم توڑ رہی تھی۔ سرحدوں پر چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے ملک حملہ کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ ملک میں ہر طرف ایک افرا تفری مچی تھی۔ جس وقت امبر مصر کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے چند ایک مصری فوجیوں نے روک لیا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ امبر اس وقت ایک شہر پھر کر بیماروں کا علاج کرنے والے حکیم کے بھیس میں تھا۔ اس نے کہا، بھائی میرا نام امبر حکیم ہے، میں فلسطین کے صوبے سے آ رہا ہوں، میں دکھی اور بیمار انسانوں کی تیمارداری کرتا ہوں۔ سپاہی نے کہا، تم ٹھیک وقت پر آئے ہو، ہمارا ایک سپاہی کل سے سخت بیمار ہے، اس کا علاج کرو۔ اگر تم نے اسے تندرست کر دیا تو تمہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت مل جائے گی، ورنہ تمہیں اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا۔ امبر دل میں گھبرا گیا کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے، مگر اسے اپنی دوائیوں اور خدائے واحد پر بڑا بھروسہ تھا۔ اس نے کہا، مجھے مریض کے پاس لے چلو، آؤ میرے ساتھ۔
पहरेदार अंबर को साथ लेकर चौकी की कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी के अंदर एक मिस्री सिपाही खजूर की चटाई पर पड़ा था। वो नीम बेहोश था, बुखार से उसका जिस्म फूंक रहा था। अंबर ने उसकी नब्ज़ देखी, फिर उसकी आंखें खोल कर देखी। अपनी संदूकची में से जड़ी बूटियों का अर्क निकालकर मिट्टी के प्याले में डाला और बेहोश सिपाही के हलक में उंडेल दिया। उसके बाद उसने ठंडी रेत का लेप उसके माथे पर करना शुरू कर दिया। रेत गर्म हो जाती तो वो उसे उतार कर उसकी जगह ताज़ा रेत का लेप कर देता। चंद लम्हों के बाद मरीज का बुखार टूट गया और उसने आंखें खोल दी। सिपाही पहरेदार बहुत खुश हुए और उसने अंबर को सरहद पार करने की इजाज़त दे दी। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा करके उसकी जान अजाब से छूटी। मिस्र की सरहद से एक कच्चा रास्ता जो कि पत्थरों से अटा था, एहराम की तरफ जाता था। अंबर घोड़े पर सवार उस रास्ते से गुजरता हुआ एहराम के खंडरों तक पहुंच गया। उसे याद आया कि आज से 1000 बरस पहले जब वो इन एहराम में आया करता था तो भी उसकी बुनियादें खोदी जा रही थी, मगर 1000 बरस गुजर जाने के बाद आज उस एहराम के पत्थरों के टुकड़े उड़ गए थे और जगह जगह खुश्क झाड़ियाँ उगी थी। वो ज़माने की बेरहम तब्दीलियों पर गौर करता आगे गुजर गया। सरहद अबूर करते ही उसे मालूम हो गया कि फ़िरौन को कत्ल करके फ़ौज के सिपा सालार मुहारका ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया है। गो उस वक्त मिस्र पर फ़ौज की हुकूमत थी। रास्ते में अंबर को कई एक फ़ौजी दस्ते गश्त करते दिखाई दिए। अंबर उन्हें सलाम करता आगे गुजर जाता। सबसे पहली बस्ती जो उसे मिली वो एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे के कच्चे मकानों पर वीरानी बरस रही थी। अंबर को प्यास महसूस हो रही थी। उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी ने कोई जवाब न दिया। कई बार दरवाजे पर हाथ मारने के बाद एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो डरा हुआ था और उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। उसने सहम कर पूछा, कौन हो तुम? अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। जो कुछ था मुहारका के सिपाही लूट कर चले गए। अंबर ने बूढ़े को तसल्ली दी और कहा कि वो सिर्फ थोड़ा सा पानी पीना चाहता है क्योंकि उसे प्यास लगी है। बूढ़े ने इधर उधर देखा और कहा, अंदर आ जाओ। अंबर ड्योढ़ी में एक चटाई पर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उसे और उसके घोड़े को पानी पिलाया। उसने बताया कि मुहारका ने फ़िरौन को कत्ल कर दिया है और लोगों पर बड़ा जुल्म करा रहा है। उसके सिपाही हर तरफ लूट मार कर रहे हैं, लोगों को बेदरे कत्ल कर रहे हैं। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि फ़ौजियों की छावनी किस जगह है? मैं परसों शहर गया था। मैंने देखा था कि फ़ौजियों की कोठलियाँ शहर से बाहर दरिया नील के किनारे अबू संबल के हराम के पास बनी हुई थी। अंबर ने पूछा, बाबा क्या मुहारका के पास बहुत ज़्यादा फ़ौज है? अगर ज़्यादा फ़ौज ना होती तो वो तख्त पर कैसे कब्ज़ा करता? उसने बेपनाह फ़ौज भर्ती कर रखी है। क्या उसकी फ़ौज में संग बारी करने वाली मंजनिके भी हैं? इसका मुझे इल्म नहीं, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अंबर ने बात टालते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। उसके बाद अंबर ने बूढ़े मिस्री का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। बूढ़े मिस्री से उसे ये भी मालूम हो गया कि मिस्र के दारुल सल्तनत का नाम अब मेम्फस है। मेम्फस है। पुराना दारुल हुकूमत थेबस खंडर बन चुका है। नया दारुल हुकूमत वहाँ से एक दिन और एक रात के सफ़र पर वाक़या है। अंबर सारी रात सफ़र करता रहा। दिन चढ़ा तो वो एक नखलिस्तान के करीब से गुजरा। यहाँ उसने चश्मे का ठंडा पानी पिया और अंगूर तोड़ कर खाए। घोड़े को भी घास चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वो मेम्फस की तरफ चल पड़ा। सूरज गरूब हो रहा था कि उसे मिस्र के सबसे बड़े शहर और दारुल हुकूमत मेम्फस की फसील के आसार दिखाई दिए। शहर के दरवाजे पर उसे पहरेदारों ने रोक लिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो? यहाँ भी अंबर ने यही कहा कि वो फ़लस्तीन के एक सूबे से आया है। वो हकीम है, चल फिर कर बीमारों का इलाज करता है और मेम्फस में अपने एक हकीम दोस्त से मिलने आया है। उसने पहरेदारों में मुश्क और नाफा तकसीम किया और यूं से शहर में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। वो मिस्र के नए दारुल हुकूमत मेम्फस में दाखिल हो गया। इस शहर को आबाद हुए 1000 साल गुजर गए थे। 1000 साल पहले अंबर के ज़माने इस शहर का कहीं नामो निशान न था। ये शहर भी दरियाए नील के किनारे पर ही आबाद किया गया था, मगर ये ऊपर की तरफ था। यहाँ सैलाब का ख़तरा नहीं था। अंबर रात होने से पहले एक कारवां सराय में पहुँच गया। यहाँ पहले ही से एक काफ़िला उतरा हुआ था और हर तरफ बड़ी चहल पहल थी, मगर अंबर ने महसूस किया कि लोगों के चेहरों पर एक परेशानी और वहशत सी है। कोई भी शख्स उसे मुतमईन नजर न आया। नौकर को कुछ सिक्के देकर उसने घोड़े के चारे पानी का बंदोबस्त करने को कहा और ख़ुद थोड़ा बहुत खा पीकर सराय के सहन में लकड़ी की एक चौकी पर बैठकर कहवा पीने लगा। सराय का मालिक भी उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरी बीवी कई साल से बीमार है। अगर तुम उसका इलाज कर दो तो मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम रहूँगा। मैं उसका इलाज करूँगा, तुम्हारी बीवी ज़रूर अच्छी हो जाएगी। अंबर ने सराय के मालिक की बीवी का इलाज शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बीमार औरत तंदुरुस्त हो गई।
सराय के मालिक ने खुश होकर कहा, तुम इसके एवज मुझसे जो मांगो तुम्हें दूंगा। अंबर ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी सराय के एक कमरे में कुछ अरसा रहने की इजाज़त दे दो। मैं इसके एवज तुम्हें पूरी उजरत दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर दूंगा। अंबर बहुत खुश हुआ कि उसकी रिहाइश का मसला बगैर किसी शोर शराबे के बड़ी आसानी से तय पा गया। उसने बाजार से कुछ ज़रूरी सामान खरीदा और सराय के एक कमरे में डेरे लगा लिए। अब उसने सबसे पहला काम ये किया कि पुराने दारुल हुकूमत थेबस का पता दरियाफ्त किया और एक रोज़ उसकी जानिब चल पड़ा। थेबस शहर उसका वतन था, वो इसी शहर में पैदा हुआ था। यहाँ उसने रिजाल के घर में परवरिश पाई थी। उस जगह वो अपने बेवफा दोस्त कहरमान के साथ खेला करता था। यहीं कहरमान ने नौजवान फिरौन के बनने के बाद उसकी वालदा मलका को जहर देकर हलाक कर दिया था। उसी शहर के बाहर एहराम में उसकी माँ की कब्र थी। अंबर अपनी माँ की कब्र पर दुआ पढ़ना अपना सबसे पहला फ़र्ज समझता था। पुराने शहर थीबस के खंडर नए शहर मेमफ से काफ़ी फासले पर थे। अपने वतन के खंडरों में पहुंचकर अंबर की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ सिवाय वीरान खंडरों के और कुछ भी नहीं था। ना उसका घर था जहाँ वो पला था, ना वो आंगन जहाँ खेल कूद कर वो जवान हुआ था। उसके बेवफा दोस्त कहरमान का घर भी तबाह बर्बाद हो चुका था। उसके बाप फिरौन का महल रेत और पत्थरों के ढेर में बदल चुका था। कहीं कहीं एक आध सतून खड़ा था जो बस गिरने ही वाला था। दरवेश अनातूल की झोंपड़ी के बाकी रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दरियाई नील भी अपनी जगह से हटकर कुछ परे हो गया था। पुराने एहराम के पत्थरों के किनारे उड़ गए थे और जगह जगह खुश्क झाड़ियाँ उगाई थी। अंबर को अब यकीन हो गया था कि वो 1000 साल बाद वहाँ आया है। हालांकि 1 माह पहले वो अपने पुराने शहर और महल को हंसता बसता छोड़ कर गया था, मगर 1000 बरस गुजर गए। वो बड़ी मुश्किल से तलाश करता हुआ पुराने एहराम के गार में पहुंचा। उस गार का दरवाज़ा बड़े पत्थर से बंद कर रखा था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंबर को यकीन था कि उसकी वालदा मलका की कब्र उस गार के अंदर है। वो अपनी माँ की कब्र पर दुआ पढ़ना चाहता था। एहराम के गार में जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंबर अपनी वालदा की कब्र पर दुआ पढ़े बगैर वापस जाना नहीं चाहता था। 1000 बरस के बाद अपने वालदा की कब्र पर दुआ पढ़ने आया। उसने एहराम और उसके गार को भी पहचान लिया। उसे गार में अपनी प्यारी माँ की ममता की खुशबू आ रही थी, मगर सवाल ये था कि वो अंदर जाए कैसे। गार के आगे जो बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था वो 1000 बरस गुजर जाने के बावजूद उस एहराम का हिस्सा बन गया था। अंबर ने इधर उधर से रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया, मगर वो कामयाब न हो सका। अचानक उसे गार के उस छत्ते के कोने में एक सुराख सा नजर आया। उसने अंदर हाथ डालकर महसूस किया कि अंदर से मिट्टी भरभरी है। अब वो वहाँ से मिट्टी हटाने के लगा। काफ़ी देर तक मिट्टी हटाने के बाद उसने गार में इतना सुराख कर लिया कि वो रेंग कर गार के अंदर दाखिल हो सकता था। उसे ये भी ख्याल था कि 1000 साल गुजर जाने के बाद न जाने अंदर कैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए होंगे। उसने पत्थर रगड़कर मशल जलाई और खुदाए वाहिद का नाम लेकर रेंगता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर गुब अंधेरा था, जैसे मशल की रोशनी दूर करने की कोशिश कर रही थी। गार की छत से जाले लटक रहे थे। फिजा में नमी और घुटन थी, मगर माँ की मोहब्बत इन सब पर हावी हो चुकी थी। इसलिए अंबर गार के अंदर मशल हाथ में लिए आगे बढ़ता रहा। कितनी सदियां गुजर जाने के बाद भी उसने माँ की कब्र को पहचान लिया। कब्र का पत्थर वैसे ही था, सिर्फ उस पर छत से गिरी हुई मिट्टी और रेत जगह जगह पड़ी थी। अंबर बेख्तियार माँ की कब्र से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोने के बाद जब उसके दिल का गुबार ढल गया तो उसने हाथ उठाकर आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगा। दुआ पढ़ने के बाद वो अपने चचा की कब्र पर भी गया और वहाँ भी दुआ पढ़ी। वो माँ की कब्र पर बैठ गया और अपनी गुजरी हुई और आने वाली जिंदगी के बारे में गौर करने लगा। वो 1000 साल से जिंदा था, मौत उस पर हराम कर दी गई। अभी खुदा जाने उसे कितने 1000 साल और जिंदा रहना था। कभी उस वक्त ख्याल से उसे खुशी भी होती कि वो तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहा है। वो नई नई हुकूमतों को अरूज पर जाते और फिर बर्बाद होकर मिटते देख रहा था, मगर किसी वक्त वो उदास हो जाता, कहीं वो इतनी लंबी उम्र से उकता ना जाए। अगर वो उकता गया तो फिर क्या होगा? कि वो मर तो नहीं जाएगा? नहीं, वो मर तो सकेगा नहीं। अंबर ने बैठे बैठे महसूस किया कि उसे कहीं से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। वो मशल हाथ में लेकर उस तरफ चल पड़ा जिधर से पानी की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कहीं करीबी पत्थरों में कोई चश्मा बह रहा हो। अंबर आगे बढ़ता गया। गार अब बाएं जानिब घूम गई थी और चश्मा बहने की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई देने लगी। थोड़ी दूर तक चलने के बाद अंबर एक चश्मे पर पहुंच गया। यहाँ पर पानी एहराम के पहाड़ की छत में से एक पतली सी धार की शक्ल में पत्थरों में गिर रहा था, जहाँ जमा होकर वो चश्मे की सूरत में बहकर गार के अंदर ही किसी नामालूम मकाम की तरफ जा रहा था। अंबर ने मशल एक तरफ रखकर चश्मे में हाथ डाला। पानी बेहद ठंडा था। उसने पानी का एक घूंट पिया ही था कि गार में जलजला सा आ गया। अंबर खौफजदा होकर पीछे हटा और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। जलजले की वजह से गार की दीवारें कांप रही थीं
और छत में से कुछ पत्थर निकलकर चश्मे के पानी में गिर पड़े। अंबर ने खतरा महसूस किया कि कहीं गार की छत न बैठ जाए। वो मशल हाथ में लेकर वापस भागने ही वाला था कि जलजला रुक गया। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अंबर, क्या तुम मेरी आवाज़ को पहचानते हो? अंबर ने फौरन उस आवाज़ को पहचान लिया। ये उसके हमदर्द और मुशफ़िक बुजुर्ग अनातुल दरवेश की आवाज़ थी। अरे मेरे बुजुर्ग दरवेश अनातुल, ये आपकी ही आवाज़ है। मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली है। मेरे बेटे, तुमने मेरी आवाज़ को ठीक पहचाना। मैं अनातुल दरवेश की रूह हूँ। सुनो, तुम अपनी वालदा के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दो। तुम्हारी वालदा की रूह जन्नत में आराम कर रही है। क्या मैं अपनी वालदा की रूह से मिल सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रब अजीम ने तुम्हारी वालदा की रूह को जन्नत के सबसे बुलंद हिस्से में पहुँचा दिया। तुमसे मिलने के लिए रूह को बहुत नीचे आना पड़ेगा और उससे उसे तकलीफ होगी। अंबर ने बेताबी से कहा, रब अजीम का वास्ता है अनातुल, मुझे भी मेरी माँ के पास पहुँचा दो। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। ऐसा नामुमकिन है अंबर, तुम अब जिंदा रहोगे, क़यामत तक जिंदा रहोगे। ये तुम्हारी तकदीर का फैसला है। तुम अगर चाहो भी तो मर न सकोगे। ये तो एक अजाब है अनातुल। जिसे तुम अजाब कह रहे हो वो तुम्हारी खुशकिस्मती है अंबर। रब ने तुम्हें ये मौका दिया है कि तुम ये तारीख का सारा खेल अपनी आंखों से देखो। तहजीब को उभरते और मिटते देखो। बहारों को आते और फूलों को हर मौसम में खिलते देखो। तुम परिंदों और चश्मों के नगमों क़यामत तक सुनते रहोगे। फिर भला तुम घाटे में कैसे हो? तुम तो बड़े फ़ायदे में हो, तुमने आबे हयात पी लिया। लेकिन अनातुल, मैं क़यामत तक जिंदा नहीं रह सकता। अब कुछ नहीं हो सकता अंबर, तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी। अनातुल, क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि महारका ने कितनी फ़ौज बना रखी है और उसके पास असला कितना है? अंबर बेटे, ये दुनिया वालों की चीज़ें हैं और दुनिया वाले ही इसे जानते हैं। हमको उनके मामलात में दखल देने की इजाज़त नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें हैनिबाल ने इसलिए यहाँ भेजा है कि तुम उस काम को खुद ही करोगे। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा, अलविदा अनातुल, अनातुल, अलविदा। अंबर बुजुर्ग दरवेश अनातुल को रूह को पुकारता ही रह गया और उसकी रूह उसे अलविदा कहती दूर गायब हो गई। अब गार में सिवाय चश्मे के बहने की आवाज़ के और कोई नहीं थी। अंबर के लिए अब वहाँ खड़े रहना दुश्वार था, बेकार था। उसने मशल उठाई और वापस चल पड़ा। माँ की कब्र के पास से गुजरते हुए उसने एक बार फिर दुआ पड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो मशल को बुझाकर गार में से बाहर निकल आया। गार के अंदर अंधेरा था, मगर बाहर थेबस के वीरान खंडरों पर सूरज चमक रहा था और सहरा की रेत गर्म हो रही थी। अंबर का घोड़ा खजूरों के नीचे घास चल रहा था। वो घोड़े पर सवार होकर वापस कारवान सराय की तरफ रवाना हो गया। कारवान सराय में वापस आकर वो सोचने लगा कि मिस्र की फ़ौजों के बारे में मुकम्मल मालूमात कहाँ से मुहैया करे। ये काफ़ी काम मुश्किल था। उसने किसी से इसका जिक्र न किया। सराय के मालिक को उसने यही बताया कि वो मेम्फिस में बीमारों का इलाज करके अपनी रोज़ी कमाने आया है। चुनाचे सराय में मरीज़ों ने उसके पास आना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में उसकी शोहरत सारे शहर में फैल गई। एक रोज़ वो बैठक में अकेला बैठा जड़ी बूटियों को रगड़ कर दवाई बना रहा था कि बाहर एक घुड़सवार सिपाही आकर रुका। उसने अंबर से कहा कि फ़ौज का एक कमांडर शदीद सर दर्द में मुब्तला है। उसने अंबर को अपने महल में बुलाया है। अंबर को इसी घड़ी का इंतज़ार था। फ़ौरन सिपाही के साथ चल पड़ा। सिपाही अंबर को फ़ौज के कमांडर के छोटे से महल में ले गया। कमांडर शदीद सर दर्द में मुब्तला बिस्तर पर लेटा तड़प रहा था। अंबर ने उसकी हालत देखकर फ़ौरन एक दवा पिलाई। उसे कुछ हफाका हो गया। उसने अंबर की तरफ देखा। ये दवाई कैसी है जिसने फ़ौरन मेरा सर दर्द दूर कर दिया? अंबर ने कहा, यह दर्द आर्जी तौर पर दूर हुआ है। पूरा इलाज करने के लिए आपके सर को एक जगह से खोल कर देखना होगा। कमांडर ने चौंक कर कहा, क्या तुम खोपड़ी खोलने के फ़न से वाकिफ़ हो? क्यों नहीं जनाब, मेरे बाप दादा यही काम करते आए हैं। और अगर मैं मर गया तो? ऐसा कभी नहीं हुआ जनाब कि मैंने किसी की खोपड़ी खोलकर इलाज किया हो और वो मरीज़ मर गया हो। याद रखो, अगर मैं मर गया तो मेरे सिपाही तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, तो फिर तैयारी करो। अंबर ने खोपड़ी खोलने की तैयारी शुरू कर दी। औजारों को गर्म पानी में डाल दिया। कमांडर का सारा सर मोड़ डाला। फिर उसने उसे एक दवाई पिलाकर बेहोश कर दिया। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गया तो अंबर ने रब का नाम लेकर तेज़ धार वाले चाकू की मदार की खोपड़ी के एक तरफ चौरस निशान लगाया और गहरा शगाफ डालकर वहाँ से खोपड़ी में सुराख कर लिया। उसके बाद उसने एक बारीक तार अंदर डालकर मगज़ में एक तरफ जमा शुदा गदूद के टुकड़े बाहर निकाल दिए और अब उसने जल्दी से खोपड़ी का वही उसी जगह जिस्म जमा कर वहाँ से सोने के तारों से टांके लगाकर खाल ऊपर मढ़ दी। खाल के ज़ख्म पर दवाई लगाकर उसने बांध कर सर को बिस्तर पर लेटा दिया और सबको हिदायत दी कि होश आने पर इन्हें सर हिलाने की इजाज़त न दी जाए। इस दौरान में अंबर कमांडर की बीवी के पास जाकर उसे हौसला देने लगा। उसकी बीवी बड़ी परेशान थी।
अंबर ने उसे हौसला दिया और कहा अब उसके खावंद को जिंदगी भर सर में दर्द नहीं होगा। तीसरे पहर कमांडर को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर अपनी बीवी को बुलाकर उसका हाथ थाम लिया। कमांडर के चेहरे पर तंदुरुस्ती के आसार थे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जख्म ठीक हो गया और कमांडर भला चंगा होकर उठ बैठा। वो अंबर के इस इलाज से इस कदर खुश हुआ कि उसने अंबर को अपना भाई बना लिया और कहा, तुम जब तक और जिस वक्त तक चाहो बिला रोक टोक मेरे महल में आ सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। अंबर यही चाहता था। अब उसने कमांडर के महल में आना जाना शुरू कर दिया। उसे मालूम हुआ कि यही वो कमांडर है जिसके मातहत मेम्फिस की मंजनीकें चलाने वाली फौज का दस्ता है। अंबर ने 1 महीने के अंदर ही कमांडर पर अपना एतबार जमा लिया। अपनी बातों से उसने जाहिर किया कि उसे सिवाय बीमारों के इलाज के और किसी शय से दिलचस्पी नहीं। फिर भी कभी कभी दिल में शौक पैदा होता है कि वो अपनी आंखों से देखे कि जो दुश्मन के किले और फौज पर भारी पत्थर और आंख बरसती हुई फेंकने वाली मंजनीकें हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारी बेमिसाल मंजनीकें देखना चाहते हो। अगर आपकी मर्जी हो तो दिखा दें, अगर आप नहीं चाहते तो बेशक ना दिखाएं, मैं नाराज ना होऊंगा। कमांडर ने अंबर की पीठ ठोंक कर कहा, अंबर, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे दर्द से निजात दिलाई। तुम जो भी ख्वाहिश करो उसे पूरा करना मैं अपना इखलाकी फ़र्ज समझता हूँ। कल इसी वक्त मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें मिस्री फ़ौज का सबसे ख़तरनाक हथियार वो मंजनीकें दिखाऊंगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। दूसरे रोज़ अंबर बड़ी तैयारी करके कमांडर के महल में पहुँच गया। वो उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। वो दिल ही दिल में बेहद खुश था। ये वो राज था जो उसे सिवाय कमांडर के और कोई भी नहीं बता सकता था। महल में कमांडर ने उसकी राह देख रहा था। वो अंबर को अपने शानदार फौजी रथ में बिठाकर एहराम मिस्र के इलाके की तरफ रवाना हुआ। एहराम के पीछे एक बहुत बड़े पहाड़ को खोदकर उसके अंदर एक बेहद लंबा चौड़ा कमरा बनाया गया था। ये कमरा ऊंचा और वसी था। यहाँ फिरौन की फौज का सबसे खतरनाक हथियार पड़ा था, जिससे हैनिबाल जैसा बादशाह भी घबराता था। अंबर उस कुशादा हाल नमा कमरे में दाखिल हुआ। कमांडर ने हाथ के इशारे से कहा, देखो, ये हैं हमारी फौज की ताकतवर मंजनीकें जो बड़े से बड़े दुश्मन की फौज को तहस नहस कर सकती हैं। अंबर ये देखकर हैरान रह गया कि उस कदर लंबा चौड़ा हाल कमरा जिसमें बेशुमार मंजनीकें पड़ी हुई थीं, ये गोया उस ज़माने की तोप थी और दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम लाती थी। अंबर एक एक तोप को गौर से देखने लगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे बहादुर जर्नैलों ने मिस्र की फ़ौज को ऐसे खतरनाक हथियारों से लैस कर रखा है। रब अजीम की कसम, दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कमांडर ने कहका लगाकर कहा, हम दुश्मन की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। बेशक बेशक। अंबर ने मिस्र आने का मकसद हासिल कर लिया था। अब वो उस सल्तनत से इंतकाम ले सकता था जिसके बादशाह ने उसके ख़ानदान को बर्बाद कर दिया था। कमांडर के साथ अंबर भी उसके महल में आ गया। दोपहर का खाना उसने महल में ही खाया। शाम को वो कमांडर से इजाज़त लेकर वापस कारवां सराय में आ गया। अब वो जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहता था, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को उस पर शक पड़े। उसने ये मशहूर कर दिया कि वो जड़ी बूटियों की तलाश में बाबुल के जंगलों में जाना चाहता है। किसी को भला अंबर की इस ख्वाहिश पर क्या शुबा हो सकता था। वो हकीम था और उसे हमेशा जड़ी बूटियों की तलाश रहती थी। चनाचे एक रोज़ उसने कमांडर से इजाज़त तलब की। कमांडर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द जड़ी बूटियाँ तलाश करके वापस मेम्फिस आ जाओगे। मैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी खिदमत में होऊंगा। तुम्हारा आना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं बादशाह से कहकर तुम्हें शाही तबीब के ओहदे पर फायज कराना चाहता हूँ। ये आपकी ज़रा नवाजी होगी जनाब, वरना मैं किस लायक हूँ। नहीं नहीं अंबर, तुम अपने वक्त के एक माहिर तबीब हो। शाही दरबार की कुर्सी तुम्हारा हक है और मैं ये हक तुम्हें ज़रूर दिलवा कर रहूँगा। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है भला। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं तुम्हारी वापसी का बेताबी से इंतज़ार करूँगा। मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार की जहमत नहीं दूँगा। उसी रात पिछले पहर अंबर मिस्र से रवाना हुआ। कमांडर ने फ़ौज का एक ख़ास दस्ता अंबर के साथ कर दिया। आती दफ़ा वो अपने घोड़े पर सवार हुआ था, मगर जाते वक्त वो एक शानदार फ़ौजी रथ में सवार था जिसे तनोमंद अरबी घोड़े चला रहे थे। उन तीनों तेज़ रफ्तार रथों की वजह से उन्होंने 3 रोज़ की मुसाफत सिर्फ 1.5 दिन में तय कर ली। दूसरे दिन शाम को वो मिस्र की सरहद पर खड़ा था। उसने दवाओं का झूला अपने कंधे पर डाला, अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार हुआ और सिपाहियों से हाथ मिलाकर वापस एलाम की तरफ चल पड़ा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। वो जल्दी जल्दी एलाम पहुंचकर सरदार और हैनिबाल को खुद फिरौनों की फ़ौज और मंजनीकों के बारे में बताना चाहता था। जूं जूं अफ्रीका की सरहद करीब आ रही थी, अंबर का दिल खुशी से धड़क रहा था। रात के पहले पहर अंबर एलाम पहुंच गया। सरदार अभी तक दरबार में था। शायद मिस्र पर हमले के बारे में कोई ख़ास इजलास हो रहा था।
अंबर ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और घोड़े पर सवार होकर सीधा हैनिबाल के शाही महल की जानिब रवाना हुआ। हैनिबाल अपने जर्नैलों और सरदारों के साथ खुफिया कमरे में जंग के बारे में इजलास कर रहा था। अंबर ने हबशी गुलामों के हाथों अंदर पैगाम पहुंचाया तो हैनिबाल ने उसे फ़ौरन अंदर बुला लिया। सरदार ने दरवाजे पर उसका खैर मकदम किया। अंबर, तुम ठीक वक्त पर आ गए। जहां पना कई बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अंबर ने हैनिबाल को झुककर सलाम किया। हैनिबाल ने उसे अपने करीब बिठाया और कहा, अगरचे हमें तुम्हारा बहुत इंतज़ार था, मगर हमें उम्मीद है कि तुम मिस्र से कामयाब लौटे हो। अंबर ने बड़े अदब से कहा, जहां पना, ये कैसे हो सकता है कि मैं फ़िरौनों के देश में जाऊं और कामयाब वापस ना लौटूं? तो क्या तुम सारी मालूमात ले आए? क्यों नहीं जनाब अली। अंबर ने चमड़े का एक नक्शा मेज़ पर फैलाया। ये नक्शा उसने मेम्फिस में कारवान सराय के कमरे में बैठकर बनाया था। हैनिबाल, सरदार और जर्नैल बड़े गौर से नक्शे को देखने लगे। अंबर ने एक एक जगह इशारा करते हुए कहा, ये पुराने फ़िरौनों के अहराम हैं। इन अहरामों के अकब में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी के अंदर एक लंबा चौड़ा हाल नुमा कमरा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में मंजनीकें छुपा कर रखी गई हैं। हैनिबाल ने खुशी से नक्शे को देखकर कहा, क्या फ़िरौन महारका की सारी मंजनीकें इसी पहाड़ी के अंदर जमा हैं? अंबर कहने लगा, जहाँ पना मैं अपनी आंखों से उन्हें देख कर आया हूँ। फिर उसने कमांडार का इलाज किया, उसकी खोपड़ी खोलकर हमेशा के लिए उसे सर दर्द की शिकायत से निजात दिलाई। फिर उसका एतमाद हासिल किया और एक रोज़ उसके साथ जाकर इस पहाड़ी के अंदर मौजूद सारी मंजनीकों को अपनी आंखों से देखा। हैनिबाल अंबर की होशियारी और दलेरी की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने कहा, ऐ शाम के तबीब, तुम बिलाशुबा इस लायक हो कि तुम्हें फ़ौज का बुलंद से बुलंद ओहदा दिया जाए। ये बताओ कि फ़िरौन की फ़ौज के बारे में तुमने क्या मालूमात हासिल की? अंबर ने हैनिबाल को बताया कि फ़िरौन महारका तख्त पर कब्ज़ा करने के बाद फ़ौज की तादाद को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। उसने फ़ौजियों की तनख्वाहों में भी इजाफा किया। इस वक्त फ़िरौन के पास 50,000 पैदल फ़ौज और 25,000 घुड़सवार फ़ौज मौजूद है। ये फ़ौज किस जगह क़याम रखती है? आधी फ़ौज शहर से बाहर एक इमारत में रहती है और बाकी आधी फ़ौज शाही महल के बाहर पत्थरों की छतों वाले मकानों में रहती है। क्या उनके पास हाथी भी हैं? हाथियों की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर हाथी मेम्फिस में मंजनीकें इधर से उधर ले जाने के काम आते हैं और हमारे पास 500 हाथी हैं जो फ़िरौन की फ़ौज को एक ही रेले में कुचल कर रख देंगे। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा मंजनीकों से था, इसलिए कि इस फ़न में मिस्रियों का कोई मुकाबला नहीं। इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने इस बारे में पूरी मालूमात हमें फ़राहम कर दी। अब फ़िरौन महारका को शिकस्त से हरगिज़ नहीं बच सकता। शिकस्त उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी। फिर हैनिबाल ने अपने जर्नैलों को हुक्म दिया कि फ़िरौन के मुल्क पर चढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दें। जर्नैलों ने सर झुकाया और बाहर निकल गए। हैनिबाल, सरदार और अंबर आधी रात तक बातचीत करते रहे। हैनिबाल का ख्याल था कि जिस वक्त फ़ौज फ़िरौन की सरजमीन पर पहुँचे तो बहादुर सिपाहियों का एक ख़ास दस्ता पहाड़ी पर हमला करके तमाम की तमाम मंजनीकों को आग लगा दे। अंबर ने कहा, जहाँ पना, मेरा ख्याल है कि हमारी फ़ौज को ये काम चढ़ाई से एक रोज़ पहले रात को कर देना चाहिए। इसके बाद हम आम हमला कर देंगे। तुम्हारा ख्याल भी सही है। पहाड़ी पर हमला हम रात के वक्त खुफिया तरीके से करेंगे। इसके साथ ही दूसरा दस्ता हाथियों के अस्तबल में आग लगा देगा ताकि हाथी बिदक कर भाग जाएं और अपने ही मुल्क में तबाही मचा दें। और ठीक इसी अफरा तफरी में हमारी फ़ौज को दुश्मन पर आम हमला बोल देना होगा। ऐसा ही होगा। आधी रात के बाद सरदार और अंबर वापस अपनी हवेली में आ गए। वो बहुत थके हुए थे। वो लेटते ही सो गए। सुबह उठकर वो महल में पहुंचे। फ़ौज में तैयारियां बड़े ज़ोर और शोर से हो रही थीं। असला खाने में धड़ाधड़ तीर कमान, नेज़े, तलवारें और दूसरा जंगली सामान तैयार किया जा रहा था। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी फ़ौज को हमले के लिए तैयार कर दिया गया। और फिर एक रोज़ हैनिबाल की 70,000 फ़ौज ने फ़िरौन के शहर मेम्फिस की तरफ कूच कर दिया। फ़ौज ने 10 टुकड़ियों में अलग अलग रास्तों से अपना सफ़र शुरू किया। रथों पर सवार फ़ौजियों का दस्ता दरिया के साथ रवाना हुआ। हाथियों का दस्ता पहाड़ी रास्ते को छोड़कर मैदानी रास्ते से चला। घुड़सवार हैनिबाल के साथ थे और पैदल फ़ौज एक बहुत बड़े जहाज़ में सवार होकर दरियाए नील के दहाने की तरफ रवाना हो गई। 11 रोज़ के सफ़र के बाद ये सारी की सारी फ़ौज मिस्र की सरहद पर एक जगह इकट्ठी हो गई। पैदल फ़ौज जहाज़ में से उतरकर दरियाए नील के किनारे किनारे चलती घुड़सवार हाथी वालों और रथ सवारों से आन मिली। मंजनीकें की भी सारी सही सलामत पहुंच गईं। ये सारी जंगी कार्रवाई बड़ी खामोशी और राजदारी से हुई। फिर भी खबर करने वाले जासूसों ने फ़िरौन मिस्र महारका को खबर कर दी कि हैनिबाल अफ्रीका से बड़ी फ़ौज लेकर मिस्र की सरहद पर पहुंच गया है।
फिरौन ने जंग का ऐलान कर दिया और मेम्फिस शहर के दरवाजे बंद कर दिए। उसने पहाड़ी पर पहरा बिठा दिया। 1 लाख पैदल और घुड़सवार फौज को लेकर शहर से बाहर निकल आया और रेतले मैदान में टीलों के दरमियान पड़ाव डालकर दुश्मन का इंतजार करने लगा। शहर की फसील के ऊपर सिपाही तीर कमान लेकर चढ़ गए। वहां खोलते हुए तेल के बड़े बड़े कड़ाहे भी रख दिए गए। ये खोलता हुआ तेल दुश्मन के उन सिपाहियों पर उंडेला जाता था जो फसील की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने की कोशिश करते। अब हैनिबाल ने अपनी खास चाल चली। उसने 20,000 फौज को पीछे रखा, 15,000 फौजियों को आग लगाने का सामान देकर पीछे से होकर पहाड़ी की तरफ रवाना कर दिया और खुद 30,000 सिपाहियों के साथ सामने की तरफ से उस मैदान की तरफ बढ़ने लगा जहां फिरौन महारका की फौजों ने डेरा डाल रखा था। वो चाहता था कि फिरौन की फौज को सामने की तरफ उलझाए रखे ताकि अकब की तरफ जाने वाली 15,000 फौज को सिपाहियों को पहाड़ी पर हमला करके मंजनीकों को आग लगाने का मौका मिल जाए। फिरौन उन मंजनीकों को आखिरी वक्त में निकालना चाहता था। उसका ख्याल था कि उसकी 1 लाख फौज हैनिबाल के सिपाहियों को कुचल कर रख देगी। जंग शुरू हो गई। सिपाही शेरों की तरह लड़ने लगे। तीरों नेज़ों की बारिश हो गई। तलवार बिजली की तरह चलने लगी। दूसरी तरफ 15,000 सिपाहियों ने अहराम के पहलू वाली पहाड़ी पर हमला कर दिया। वहां फिरौन की मुख्तसर सी फौज थी। हैनिबाल के सिपाहियों ने उसे हिलाक करके पहाड़ी का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर उन्हें बेशुमार मंजनीकें नजर आईं तो वो हैरान रह गए। अंबर की जासूसी काम कर गई। सिपाहियों ने सारी मंजनीकों पर राल का तेल फेंककर आग लगा दी। मंजनीकें लकड़ी की थीं। राल ने भड़क कर उन्हें जलाना शुरू कर दिया। सिपाही आग लगाकर वापस चल पड़े। मैदान जंग में लड़ाई हो रही थी। किसी ने फिरौन को आकर बता दिया कि दुश्मन ने पहाड़ी पर हमला करके सारी मंजनीकों को आग लगा दी। ये फिरौन के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो बौखला गया मगर उसने हिम्मत ना हारी और किसी से कुछ ना कहा। वह अपने हाथी से उतरा और घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाता हुआ अहराम के पहले वाली पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी के दरवाजे से आग के शोले आतिशफशां पहाड़ की तरफ बाहर निकल रहे थे। सारी मंजनीकें अंदर जलकर राख हो गई थी। सारी की सारी मंजनीकें। फिरौन वहीं घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वापस मैदान जंग में आ गया। हैनिबाल को मालूम हुआ कि दुश्मन का सारा असला जलकर राख हो गया तो उसने एक नए जज्बे और जोश के साथ हमला कर दिया। यह हमला हैनिबाल की सारी फौज का हमला था और इस कदर शदीद था कि फिरौन की फौज के कदम उखड़ना शुरू हो गए। फिरौन के जर्नैल अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने लगे। सर तोड़ कोशिश कर रहे थे मगर हैनिबाल की ताज़ा दम फौज का दबाव शदीद हो रहा था। आखिर फिरौन की फौज के पांव उखड़ गए और उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। हैनिबाल अब खुद मैदान जंग में कूद पड़ा और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। ये आलम देखकर फिरौन की फौज का रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। उसने शहर की फसील की तरफ भागना शुरू कर दिया। फिरौन इससे पहले भागकर शहर में दाखिल हो चुका था। हैनिबाल भागती हुई फौज पर नेज़े और तीर बरसा रहा था। हजारों फौजी हलाक हो गए। हैनिबाल फसील के करीब पहुंचकर रुक गया। उसने अपनी फौज को नए सिरे से तरतीब दिया और फसील पर मंजनीकों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए मगर ये मंजनीकें हल्के किस्म की थीं। हैनिबाल ने हाथियों को छोड़ दिया ताकि वो शहर के दरवाजे को तोड़ डालें। फसील के ऊपर बैठे हुए सिपाहियों ने हाथियों पर खोलता हुआ गरम गरम तेल उंडेल दिया। हाथी जलकर मर गए और सैकड़ों फौजी भी जलकर भस्म हो गए। हैनिबाल ने हमला रोक दिया। फौज वापस खैमों में आराम करने लगी। लाशों को जला दिया और जख्मियों की मरहम पट्टी की गई। हैनिबाल ने अपने सिपा सालानों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अंबर भी इस इजलास में शरीक था। वो रात गए इस मसले पर गौर करते रहे कि शहर की फसील को तोड़कर अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। पत्थर फेंकने वाली लकड़ी की मशीनें कमज़ोर थीं। फसील के ऊपर फौजों की बहुत बड़ी तादाद तीर कमान नेज़े और खोलता हुआ तेल लिए बैठी थी। एक जर्नैल ने कहा शहर का मुहासरा कर लिया जाए। शहर के अंदर की खुराक और पानी ख़त्म हो जाने पर फिरौन खुद बहुत हथियार फेंक देगा। इस पर अंबर ने कहा मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि इस शहर में पानी और खुराक इस कदर मौजूद है कि फिरौन की फ़ौज 1 साल तक ज़िंदा रह सकती है। हैनिबाल ने गरज कर कहा मैं 1 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। जो कुछ करना है कल ही हो जाना चाहिए। सिपा सलार ने कहा फिर जैसा आपका हुक्म हो हम उसी पर अमल करेंगे। हमारी फ़ौज आपके इशारे पर जान की बाजी लगा देगी। हैनिबाल ने हाथ उठाकर कहा कल हम फैसला कुन हमला कर देंगे। एक ही हमले में शहर की फसील के दरवाजे को तोड़कर शहर में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा ही होगा जहां बना। दूसरे दिन हैनिबाल की ताज़ा दम फौज ने जिनों और भूतों की तरह मेम्फिस शहर की फसील पर हमला कर दिया। वो कदे आदम ढालों की आड़ में सीढ़ियां लेकर आगे बढ़े और शहर की दीवार के नीचे पहुंच गए।
फिरौन की फौज ने उन पर तीर, नेज़े और खोलता हुआ तेल उंडेलना शुरू कर दिया। बेशुमार फौजी जलकर भस्म हुए, मगर उनकी जगह ताज़ा दम सिपाही आ गए। आखिर हैनिबाल की फौज के कुछ सिपाही दीवार के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने फसील के कई मोर्चों पर कब्जा करके फौजियों को हिलाक कर दिया। इस तरह इस फतह ने हैनिबाल की फौज में जिंदगी की एक नई लहर फूंक दी। वो पहाड़ बनकर शहर के बड़े दरवाजे से टकरा गए। हाथियों ने इस जोर से टक्करें मारी कि शहर पनाह के दरवाजे उखड़कर गिर पड़े। हैनिबाल की फौज फतह के नारे लगाती शहर में दाखिल हो गई। उन्होंने मिस्र का दारुल हुकूमत फतह कर लिया। फिरौन की फौज ने भागना शुरू कर दिया। हैनिबाल के सिपाहियों ने शहर में लूट मार और कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्होंने मकानों को आग लगा दी और हवेलियों को लूट कर नजर आतिश कर दिया। हैनिबाल अपने खास घोड़े पर सवार फिरौन के महल की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने अपने सिपाहियों के साथ महल के बड़े दरवाजे पर आखिरी मुकाबला किया, मगर अब वो जंग हार चुका था। सिपाही उसका साथ छोड़कर फरार हो रहे थे। हैनिबाल ने लड़ते लड़ते आगे बढ़कर फिरौन पर तलवार का एक भरपूर हाथ मारा और उसकी गर्दन कलम करके सर नेज़े पर चढ़ाकर बुलंद कर दिया। फिरौन कत्ल कर दिया गया। हैनिबाल एक फातेह बादशाह की हैसियत से फिरौन के महल में दाखिल हुआ। उसने फिरौन की मलका को हिरासत में ले लिया और शहजादियों को 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। उसके बाद उसने फिरौन का सोने का ताज सर पर रखा और हीरे मोतियों वाले इंतहाई कीमती तख्त पर बैठकर ऐलान कर दिया, आज से फिरौन का गरूर खाक में मिल गया। मेम्फिस के लोग आज़ाद हैं। कत्लेआम बंद कर दिया जाए, किसी दुकान को लूटकर आग न लगाई जाए। लोगों को इजाज़त है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करें। किसान खेतों में काम करें, उन्हें हर तरह का आराम दिया जाएगा। उन पर नाजायज़ टैक्स ख़त्म कर दिए जाएंगे। फिरौन यहाँ का खुदा बन बैठा था, मगर मैं खुदा नहीं, मैं आपका बादशाह हैनिबाल हूँ, जिसका झंडा सारे अफ्रीका में लहराता है। इसके ऐलान के बाद ही शहर में कत्लेआम और लूट मार बंद कर दी गई, मगर इस दौरान में हैनिबाल के वहशी सिपाहियों ने हज़ारों इंसानों को हिलाक कर दिया था और सैकड़ों मकानों को लूट कर आग लगा दी थी। अंबर जले हुए लाशों से भरे बाजारों में से गुजरता उस कारवान सराय तक पहुंच गया जहां आकर वो ठहरा था। सराय के मालिक का सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था और उसकी लाश एक चबूतरे पर खून में नहाई हुई पड़ी थी। अंबर महल में वापस पहुंच गया। वो कमांदार और उसकी बीवी ने अंबर के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था। कमांदार के महल को भी सिपाहियों ने लूट लिया। कमांदार को हिलाक कर दिया गया और उसकी लाश एक संदूक के ऊपर पड़ी थी। उसे मालूम हुआ कि कमांदार की बीवी भी दूसरी शहजादियों और कनीज़ों के साथ ख़ास महल की 4 दीवारी में कैद कर दी गई। अंबर को खुशी हुई कि वो औरत हिलाक होने से बच गई। वो उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि मेम्फिस में उस औरत ने अंबर के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। वो कमांदार की बीवी के इंसानी बर्ताव का उसे बदला देना चाहता था। चुनाचे वो जनाना महल की तरफ चल पड़ा। वो हैनिबाल का ख़ास आदमी था। उसे महल के पहरेदारों ने बिल्कुल न रोका। वो महल के अंदर दाखिल होकर कमांदार की बीवी को तलाश करने लगा। आखिर वो उसे दरख्त के नीचे बाल खोले उदास बैठी मिल गई। वो उसके करीब पहुंचा तो कमांदार की बीवी ने उसकी तरफ हैरानी और नफरत से देखा। तुम हैनिबाल के जासूस थे, तुमने हमारे साथ दुश्मनी की, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मिस्री कमांदार की बीवी अंबर को जासूस समझती थी। अंबर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी रट लगाती रही और यही बार बार कहती रही कि अंबर ने फिरौन के साथ गद्दारी की है। आखिर अंबर ने कहा, बेगम साहिबा, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि आप मुझे जासूस साबित करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपने मुझसे अच्छा बर्ताव किया। मैं इस बर्ताव का बदला चुकाना चाहता हूँ। मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बेगम ने नफरत से मुंह फेर लिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक गैर मुल्की जासूस और अपने दुश्मन से कोई खिदमत नहीं लेना चाहती। ये आपकी भूल है, मैं दुश्मन नहीं हूँ। बेगम ने गुस्से में आकर कहा, तुम मेरे दुश्मन ही नहीं, मेरे खामंद के कातिल भी हो। अगर तुम हैनिबाल के लिए जासूसी ना करते तो आज मेरा सुहाग सलामत होता। तुम कातिल हो, यहाँ से चले जाओ। अंबर को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, सुनो बेगम साहिबा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं फिरौन मिस्र मुहारका का दुश्मन था, इसलिए कि उस ख़ानदान ने मेरी वालदा मलका को जहर देकर हलाक किया। मैं मिस्र के शाही ख़ानदान का फ़र्द हूँ। मैं फिरौन आतून का बेटा हूँ। मलका नफरीती मेरी माँ थी। फिरौन कहरमान ने मेरी माँ को जहर देकर हलाक किया। आज 1000 साल बाद मैंने उसके ख़ानदान से बदला ले लिया। अंबर की बातों को बेगम हैरत से मुंह खोले सुन रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ बेगम साहिबा, मैं 1000 साल से ज़िंदा हूँ और शायद अभी कई हज़ार बरस ज़िंदा रहूँगा। बेगम उसका मुंह देखती रह गई और वो महल से बाहर निकल आया। हैनिबाल ने फिरौन की हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर ली और ख़ुद तख्त पर बैठ गया। उसने अंबर को वज़ीर दरबार मुकर्रर कर दिया।
یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور عزت تھی جو امبر کو ملی۔ اس کی توقع سردار کو بھی نہیں تھی۔ اوپر سے تو اس نے امبر کو مبارکباد دی، لیکن دل میں وہ حسد سے جل گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہینیبال کا وہ خود وزیر دربار بننا چاہتا تھا۔ اس کی بہت بڑی شکست ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہینیبال اب اپنے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ ایک بار وہ فیصلہ کر لے تو اس پر ڈٹ جایا کرتا تھا۔ سردار نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہی تو امبر کو لے کر آیا ہے، اور اگر وہ ساری زندگی کوشش بھی کرتا رہے تو اب امبر کی جگہ وزیر دربار کبھی نہیں بن سکتا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح امبر کو راستے سے صاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ ہینیبال کا وزیر خاص بن سکتا ہے۔ امبر کو ہلاک کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ امبر کو ہینیبال بہت پسند کرنے لگا تھا اور دربار میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتا، حکومت کے بارے میں ہر مشورہ اس سے لیتا۔ امبر نے بھی اپنی خودداد، لیاقت اور جرأت کی وجہ سے ہینیبال کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ شاہی محل میں بڑے ٹھاٹھ سے رہتا اور شاہی رتھ پر سواری کرتا۔ سردار نے سوچا کہ کیوں نہ ہینیبال کے دل میں امبر کے خلاف نفرت پیدا کر دی جائے، تاکہ بادشاہ اپنے طور پر ہی امبر کو عہدے سے ہٹا کر جلا وطن کر دے۔ سردار نے اپنے خطرناک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہاں یہ دوسری قسط فرعون کی تباہی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ اس کے آگے آپ دوسرا حصہ دوسری ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ آخر سردار امبر کے خلاف کیا تدبیر بنانے میں کامیاب ہوا۔ وہ ہینیبال کا خاص وزیر بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اس نے امبر کو اپنے راستے سے کیسے ہٹایا اور کیا تدبیر اختیار کی؟ کیا بادشاہ ہینیبال نے واقعی امبر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا؟ یہ سب حالات جاننے کے لیے آپ اس قسط کی اگلی ویڈیو دیکھیے، جس کا نام ہے فرعون کی تباہی پارٹ 2، جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا۔ چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر دیجیے۔ اپنی رائے سے نیچے آغاز ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔